उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने सब चौपट कर दिया। कृषकों के साथ में अन्याय कर दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने ये भूमाफिया और बिल्डर्स से साझ करके सारी जमीनें जो इनके पास चली गई थी उनके साथ मिलकर और किसानों के साथ जो है वो धोखाधड़ी हुई। नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्बन सीलिंग एक्ट के बारे में, जिसे अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरी जानकारी के अभाव में कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और जिसके कारण आज भी लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अर्बन सीलिंग एक्ट को विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट बीडी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है राजसत्ता एक्सप्रेस में। मेरा पहला सवाल आपसे है, अर्बन सीलिंग एक्ट कब लागू हुआ था? सीलिंग एक्ट 1976 में लागू हुआ था और अपने उत्तर प्रदेश में इसको 17 फरवरी 1976 को स्वीकार किया था। क्या ये एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ था या इसे कुछ प्रांतों ने ही स्वीकार किया था? ये अधिनियम पूरे भारत के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको सभी प्रांतों ने स्वीकार नहीं किया। केवल 14 प्रांतों ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ इसको स्वीकार किया था। क्या जिन प्रांतों में यह अधिनियम लागू हुआ था उन्होंने अपने सभी शहरों में इसे लागू किया था, अथवा कुछ नगर में ही नगर बस्तियां बनाई और ट्रायल बेसिस पर इसे नगर बस्तियों में लागू किया? इसको सबसे शुरू में सारी नगर बस्तियों में लागू नहीं किया गया था, केवल कुछ ही नगर बस्तियों में लागू किया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 12 नगर बस्तियों में इसको लागू किया गया था, जिसमें 5 कमाल टाउन है। कमाल टाउन का मतलब के से कानपुर, ए से इलाहाबाद, वी से वाराणसी, ए से आगरा, एल से लखनऊ। इसके अलावा उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य था। उत्तर प्रदेश तो उस समय रुड़की और देहरादून को जोड़कर और इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद आदि नगर बस्तियों, मतलब ये उत्तर प्रदेश की नगर बस्तियां थी जिसमें इसे लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में नगर बस्तियां बनाई गई? जो नगर बस्तियां अभी मैंने जो जिले गिनाए आपको, इन्हीं जिलों में नगर बस्तियां बनाई गई थी। तो ये ट्रायल बेसिस पे बनाई गई थी कि वहां सक्सेस अगर रहेगी इसकी तो उसको ऑल ओवर इंडिया फिर लागू किया? अगर ये इन नगर बस्तियों में सक्सेसफुल रहता अधिनियम तो फिर इसको पूरे ही जिलों में, सभी जिलों में लागू किया जाता और छोटे छोटे टाउन एरिया वगैरह में भी लागू किया जाता। नगर भूमि क्या है? नगर भूमि को अंग्रेजी में कहते हैं अर्बन लैंड। अर्बन लैंड वो है जहाँ पर मास्टर प्लान अगर है, जैसे मैंने 5 कमाल टाउन आपको गिनाए थे, उन 5 जो नगर बस्तियां बनाई गई थी जिन कमाल टाउन में, वहाँ पहले से मास्टर प्लान लागू था और चूंकि वहाँ मास्टर प्लान लागू था तो वो उसमें नगर भूमि की परिभाषा दी गई थी। और जिन नगर बस्तियों में मास्टर प्लान लागू नहीं था उसमें नगर भूमि की परिभाषा दी गई थी और उस परिभाषा में नगर भूमि में कृषि भूमि शामिल नहीं की गई थी। कृषि भूमि शामिल नहीं की गई थी और दूसरे वो भूमि भी शामिल नहीं की गई थी जहाँ पर बिल्डिंग बनाने पर कोई आपत्ति थी या जहाँ पर बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। और कृषि भूमि में भी वो भूमि शामिल नहीं की गई थी जहाँ पर ये पोल्ट्री फार्मिंग या लाइव स्टॉक वगैरह के लिए किसान ने, किसी ने अगर वो जमीन घेर रखी थी तो उसको अर्बन लैंड में ले लिया गया था। क्या कृषि भूमि नगर भूमि की परिभाषा से अलग है? नगर भूमि और कृषि भूमि दोनों की परिभाषा अलग है। नगर भूमि जो अर्बन एग्लोमरेशन है,
अर्बन अर्बन एग्लोमरेशन के अंदर पेरिफेरियल एरिया, वो पेरिफेरियल एरिया के अंदर आने वाली जहाँ पर मास्टर प्लान है, वो लैंड जिसमें उसका लैंड यूज दिया हुआ है, वो उसमें क्या लैंड यूज है उसका जो दिया हुआ, उसमें जो अर्बन लैंड है उसकी परिभाषा अलग दी गई है। कृषि भूमि वो भूमि है जो कि जहाँ पर कृषि होती है, और लैंड रिकॉर्ड में वो खसरा और खतौनी, ये सारे रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है और वहाँ कृषि हो रही है, वो कृषि भूमि है। और कृषि भूमि जो है वो नगर भूमि की परिभाषा में नहीं आती है, ना वो वैकेंट लैंड है। वैकेंट लैंड रिक्त भूमि ही उसमें आती है। जो भूमि रिक्त भूमि है, रिक्त भूमि की परिभाषा में आती है, वही अर्बन सीलिंग की परिभाषा में आती है, वही अर्बन सीलिंग की, मतलब उसे अर्बन सीलिंग लैंड कहा जाएगा। अगर नगर भूमि जो थी वो कृषि भूमि की परिभाषा में नहीं थी, तो किसानों से विवरणी दाखिल करने को क्यों कहा गया था? जब एक्ट लागू हुआ तो उस समय न तो जानकारी किसानों को थी कि उनकी कृषि भूमि नगर भूमि सीमारोपण के अंतर्गत नहीं आती है, या नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम से प्रभावित नहीं है, और न ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये उचित समझा कि कृषकों से विवरणी दाखिल करने को न कहा जाए। बजाय इसके उन्होंने विवरणी दाखिल करने के लिए मुनादी कराई और उसमें ये घोषणा की कि जो लोग विवरणी दाखिल नहीं करेंगे उनको सजा हो जाएगी और जुर्माना हो जाएगा, और उनकी जमीन भी सारी की सारी हड़प ली जाएगी। उनकी सारी की सारी जमीन जो है वो रिक्त भूमि घोषित कर दी जाएगी। चूंकि किसान हमारे यहाँ के बहुत कम पढ़े लिखे हैं, यदि ये कहा जाए कि किसान अनपढ़ हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और उन अनपढ़ किसानों ने एक दूसरे को देख कर अपने खसरा खतौनी बनवाए, और उस खसरा खतौनी के आधार पर गांव में जो छोटी सी झोपड़ी बनी थी या छोटे छोटे मकान बने थे, उनको सबको अपनी विवरणी में दर्शा के और विवरणियां दाखिल कर दी। वास्तव में यह एक्ट उन लोगों के लिए लागू हुआ था जैसे ये शहर में बड़े बड़े कोठियां बनी हुई हैं और पूरा का पूरा बाग बगीचा पड़ा हुआ है, और कई एकड़ भूमि में उनकी एक कोठी बनी हुई है, उनके लिए यह एक्ट लागू हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि इनके लिए नगर सीमा के अंतर्गत जो भूमि आती वो दे दी जाए, और थोड़ी बहुत अपॉर्चुनेट लैंड दे दी जाए, और बाकी इनकी सारी जमीन जो है वो एक्वायर कर ली जाए नगर भूमि सीमारोपण के अंतर्गत, और उस पर मल्टी स्टोरी या ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान बनाकर, और जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको मकान आवंटित कर दिए जाएं, जिससे कि आवास की समस्या, आवास की जो चारों तरफ किल्लत हो रही थी वो समाप्त हो जाए। क्या जिन लोगों ने विवरणी दाखिल नहीं की थी उनके लिए दोबारा विवरणी दाखिल करने का प्रावधान रखा गया था? इस अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत विवरणी दाखिल हुई थी, और धारा 6(2) के अंतर्गत उन लोगों को विवरणी दाखिल करने का अवसर था जो लोग विवरणी दाखिल करने से रह गए थे। वो अगर उचित कारण दर्शाते या कहीं पकड़ में आते तो उन लोगों से दोबारा विवरणी 6(2) के अंतर्गत दाखिल करा ली जाती, और उस विवरणी के आधार पर और बाकी और उनकी जहाँ कहीं भी जो जमीन होती वो सीलिंग के अंतर्गत आती थी, वो जोड़कर और उसके बाद उसकी जो है अतिरिक्त घोषित कर दी जाती। एक ही यूनिट यानी कि एक परिवार को कितनी भूमि रखने का अधिकार दिया गया है? कितनी वो कृषि भूमि रख सकता है और कितनी वो गैर कृषि भूमि को रख सकता है? कृषि भूमि तो
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चकबंदी अधिनियम में उसकी सीमा निर्धारित की गई। 12.5 एकड़ सिंचित और 12.5 एकड़ के बाद जो असिंचित है वो उससे 1.5 गुनी भूमि रखने का अधिकार है। तो कृषि भूमि तो ग्रामीण सीलिंग के अंतर्गत जो भी आती है वो सीमा से बाहर है, उतनी वो रख सकता है। लेकिन जो अर्बन सीलिंग है वो ए क्लास सिटी में 500 वर्ग मीटर, बी क्लास सिटी में 1000 वर्ग मीटर, सी क्लास सिटी में 1500 वर्ग मीटर और डी क्लास सिटी में 2000 वर्ग मीटर भूमि रखने का उसे अधिकार था। आप ये सिटीज को अगर हमारे डिटेल में बता देंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा रहेगा। ए क्लास में कौन सी सिटीज है, बी क्लास में कौन सी है, सी और डी में कौन सी आती है सिटीज? ए क्लास सिटी जैसे कलकत्ता है, बॉम्बे है, ये ऐसे बड़े बड़े नगर हैं मेट्रो सिटीज, जहाँ मेट्रो सिटीज हैं, जहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है और जहाँ ए क्लास साधन है वो ए क्लास सिटी कहलाती है। बी क्लास सिटी उससे निम्न श्रेणी की जो शहर है वो बी क्लास सिटी में आते हैं। वहाँ पर 1000 वर्ग मीटर भूमि रख सकता है आदमी, एक यूनिट, एक पर्सन को या यूनिट को। मतलब एक पर्सन और मतलब यूनिट को एक परिवार माना जाएगा कि एक इंडिविजुअल? एक यूनिट को एक परिवार माना जाएगा। परिवार के अंतर्गत पति पत्नी और नाबालिग अनमैरिड बच्चे ये आते हैं। तो और सी क्लास सिटी में 1500 वर्ग मीटर और डी क्लास सिटी में 2000 वर्ग मीटर। उस समय हमारा बरेली 1976 में सी क्लास सिटी में था। तो इस बरेली नगर बस्ती में एक आदमी को 1500 वर्ग मीटर रिक्त भूमि रखने का अधिकार था। रिक्त भूमि मतलब वैकेंट लैंड, और उसमें उसका मकान जो रिहाइश है वो उसमें जोड़ के 1500 वर्ग। और किसी की अगर खानदानी जमीन चली आ रही थी बहुत तो उसको क्या वो सरेंडर करनी पड़ी? नहीं, खानदानी जमीन अगर चली आ रही है तो उसमें कितने यूनिट हैं, जितने यूनिट हैं हर एक यूनिट की 1500 वर्ग मीटर और 1500 वर्ग मीटर के अलावा अपर्टिनेंट लैंड उन्हें और दी गई थी। अपर्टिनेंट लैंड का मतलब है कि उनका नौकर, रसोईया, बाहर के नौकर, उन सबको लेके और 500 अपर्टिनेंट लैंड, 1500 वर्ग मीटर उनकी अपनी लैंड। इस तरह से यूनिट उन्होंने अलग अलग मकान बना दिए थे और उन मकानों के तहत जितनी उनकी जमीन बच सकती थी उसे बचा के बाकी जमीन अक्वायर कर ली गई। यही खेल यहीं पर हुआ। ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज थे इन्होंने उन लोगों की लैंड जिनके पास वैकेंट लैंड ही थी उनकी तो जमीनें इस तरह से बचा दी कि उन्होंने 1500 वर्ग मीटर वैकेंट लैंड, उसके बाद अपर्टिनेंट लैंड, उसके बाद एडिशनल अपर्टिनेंट लैंड और सारी जमीनें इस तरह से करके और उनकी जमीनें ज्यादातर बचा दी, अतिरिक्त घोषित नहीं की। और कृषकों की जो जमीनें थी उसमें उन्होंने सीधा सीधा धारा 8 का नोटिस दिया। धारा 8 के नोटिस में ये कहा कि आपके पास इतनी जमीन है, उसमें उनकी कृषि भूमि भी जोड़ दी। उन्होंने आपत्तियां भी की कि भाई कृषि भूमि है हमारी, हमारा यही खाने कमाने का साधन है, ये भूमि जो है वो नगर भूमि सीलिंग में ना आती है, इसको छोड़ दिया जाए और हमारे पास छोटा सा रहने के लिए मकान है, लिहाजा जो विवरणी दाखिल हो गई वो गलत हो गई और हमें जो नोटिस दिया गया ये नोटिस गलत है, ये नोटिस वापस लिया जाए और हमारा मुकदमा समाप्त कर दिया जाए। लेकिन यहाँ के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज थी उन्होंने उनकी जमीन छोड़ी नहीं, उनको केवल 1500 वर्ग मीटर की जमीन छोड़कर, भले ही उनकी 10 बीघा ही, 20 बीघा थी, 25 बीघा थी, जो भी थी, 10,000 वर्ग मीटर, 20,000 वर्ग मीटर जो भी थी,
वो कृषि भूमि को अतिरिक्त भूमि की गणना में करके और उसको सरप्लस डिक्लेयर कर दिया गया। क्या सभी नगर बस्तियों में सामान्य रूप से भूमि रखने का अधिकार दिया गया है? अभी जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में आपको बताया था कि ए क्लास सिटी में 500 वर्ग मीटर, बी क्लास सिटी में 1000 वर्ग मीटर, सी क्लास सिटी में 1500 वर्ग मीटर, डी क्लास सिटी में 2000 वर्ग मीटर। उस समय देहरादून जो था वो डी क्लास सिटी में था, वहाँ 2000 वर्ग मीटर रख सकता था आदमी, गोरखपुर में रख सकता था 2000। क्या कृषि भूमि उक्त अधिनियम से मुक्त रखी गई है? यही तो गलती हुई। यहाँ पर अधिकारियों से, कर्मचारियों से, शासन से गलती हुई कि कृषि भूमि को यदि अलग कर लिया जाता और वास्तव में जो वैकेंट लैंड थी, अतिरिक्त रिक्त भूमि थी, उसको अतिरिक्त घोषित किया जाता, तब इतना विवाद उत्पन्न नहीं होता और ना ही एक्ट रिपील करने की नौबत आती। एक्ट रिपील करने की नौबत इसलिए आई कि बराबर कसमकस बढ़ती गई और मतलब एक तरह से देखा जाए इस एक्ट से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पैदा हो गई, बजाय कि उनको जिस लिए इस एक्ट को लाया गया था वो अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में नाकामयाब रहा। जिस उद्देश्य से ये एक्ट लाया गया था, इसको उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो इस अधिनियम को विदेश अर्थात रूस से प्रभावित होकर यहाँ भारतवर्ष में एप्लीकेबल किया था, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने सब चौपट कर दिया। मतलब उन्होंने उसकी पूरी डिटेल नहीं थी, जानकारी नहीं थी, जिसके जानकारी के अभाव में कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कृषि भूमि थी उसके साथ में अन्याय कर दिया, कृषकों के साथ में अन्याय कर दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने ये भूमाफिया और बिल्डर्स से साझ करके सारी जमीनें जो इनके पास चली गई थी उनके साथ मिलकर और किसानों के साथ जो है वो धोखाधड़ी हुई और उनकी जमीनें जो थी वो अतिरिक्त घोषित कर दी गई और उन लोगों से ये कह दिया गया कि ये जमीन आप खरीद लो, बाद में सब छूट जाएगी। आप यहाँ पर आए और आपने इतनी सारी हमें जानकारी दी। हम आगे आने वाले अपने एपिसोड में अर्बन सीलिंग से रिलेटेड और भी आपको जानकारी देंगे, आप उसको ध्यान से देखिए। और अगर आपको कोई चीज पसंद आई हो या आपका कोई इशू हो तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको कहते हैं मोबाइल नंबर भी मुहैया कराएंगे कि आप वकील साहब से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं 7 बजे के बाद में शाम को। तो आपके कोई भी इशू हो आप उसको हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है कि इस एक्ट से रिलेटेड जितने भी आपकी समस्याएं उसके लिए हम आपके सामने समाधान लेके आए। धन्यवाद। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।